आईटी एडवांस मतलब अच्छे ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन को पूछने का एक जरिया। उसमें अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है तो फिर मजा ही कुछ और आता है। मतलब उसमें आपको चैप्टर की मिक्सिंग अथाह देखने को मिलती है। तो मैं अजनीश कौर गुप्ता पिछले 20 सालों से आईटी एडवांस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अपनी बुक 10 का दम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, इस बुक की कोरस्पॉन्डिंग हमने आईटी एडवांस 2025 क्वेश्चन नंबर 15 पेपर 1 से एक क्वेश्चन जो कि आईटी ने आपसे पूछा है, इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए और इस पर्टिकुलर पार्ट को पकड़ते हुए हमने आपसे ये क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास क्वेश्चन है, इस हेक्सेन के ऊपर Cr2O3 Al2O3 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करके ये फर्स्ट बनाना है। फिर इसी के ऊपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से सेकंड बनाना है। फिर SnHCl के रिएक्शन से थर्ड बनाना है। अब ये थर्ड बन जाता है और यहीं से आईटी एडवांस अपने क्वेश्चन को पूछता है कि इस थर्ड के ऊपर CH3CO2O पिरिडीन की मौजूदगी में रिएक्शन करके फोर्थ बनाना है। फिर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड 288 केल्विन टेम्परेचर से फिफ्थ बनाना है। फिर एक्वस NaOH के रिएक्शन से ये आपको सिक्स्थ बनाना है। यहां से लेकर यहां तक का जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आईटी एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15 का है। ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए हमने क्या किया है कि कुछ चीजें को जोड़ते हुए पहले आपसे ये चीज बनवाई है, फिर उसके बाद जो आईटी ने क्वेश्चन पूछा है उसको करवाया है, फिर एडिशनली कुछ चीजों को जोड़ते हुए आपसे कॉन्सेप्ट को पूछने की कोशिश किया है और आपके अंडरस्टैंडिंग को और निखारने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे जो आप सिक्स्थ बना लेते हो, इसी के ऊपर SnHCl का रिएक्शन से सेवेंथ बनाना है। फिर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ये एट्थ बनाना है। फिर वाटर हीट के रिएक्शन से नाइन्थ बनाना है और CH3Cl KOH के रिएक्शन से ये 10th बनाना है। ये हमारे पास 10 का दम इस बुक के अंदर जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो यहाँ पर है। चलिए अब कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट था जिसको लेते हुए हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। चलिए समझिए। सबसे पहले आपके पास हेक्सेन है। इस हेक्सेन के ऊपर Cr2O3 Al2O3 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोचिए इससे क्या बनाओगे। इससे हम एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट मींस इस हेक्सेन को हम कन्वर्ट करने वाले हैं बेंजीन में। तो एलिफेटिक कंपाउंड को जो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है उसका एक तरीका ये भी होता है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि एसिटिलीन के ऊपर रेड हॉट आयरन का रिएक्शन करते हैं, उससे बेंजीन बन जाता है। 3 मॉलिक्यूल वो ट्राइमराइज करते हैं, बेंजीन बना लेते हैं। लेकिन दूसरा ये भी आपको तरीका याद रखना चाहिए कि जो हेक्सेन के ऊपर Cr2O3 Al2O3 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिएक्शन कराएं तो पहले यहाँ से आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलते हुए बॉन्ड बनते साइक्लोहेक्सेन बनता है। फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलकर साइक्लोहेक्सेन, फिर हाइड्रोजन निकलकर डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन निकलकर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एक और डबल बॉन्ड मतलब बेंजीन। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकालकर आप ओवर से बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हो। दैट मीन्स एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का ये भी एक तरीका होता है। अब एक बार आप एरोमेटिक कंपाउंड तक पहुंच गए, बेंजीन तक पहुंच गए और इसके ऊपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। तो सोचिए कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो बेंजीन के ऊपर जब नाइट्रेशन करना होता है तो इसी रिएक्शन को यूज करते हैं और इसी रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहां पे बनाना होता है नाइट्रोबेंजीन, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जब भी कभी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जनरल रिएक्शन की बात करें तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसका जनरल रिएक्शन होता है। उसमें हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये 5 कॉमन रिएक्शन है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी एरोमेटिक कंपाउंड आएगा वहां पर ये आता है। और इनमें भी जो जनरल रिएक्शन लेके चलते हैं वो रिएक्शन आपका नाइट्रेशन रिएक्शन होता है। ध्यान रखिएगा हमेशा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करना है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लेना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं लिखना है या लेना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसकी जगह क्या कुछ और भी ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। सोचिए तो यहां से आपने बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन कराकर आपने यहां से नाइट्रोबेंजीन बना दिया।
अभी जो नाइट्रोबेंजीन बन गया, इसके ऊपर कह रहा है SnHCl का रिएक्शन है। सोचिए, नाइट्रोबेंजीन है और SnHCl का रिएक्शन है, क्या होगा? नाइट्रो का रिडक्शन होगा। और जो नाइट्रो का रिडक्शन होगा तो ये नाइट्रो किस में कन्वर्ट होने वाला है? ये नाइट्रो NH2 में कन्वर्ट होने वाला है, और यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग आप बनाने वाले हो एनिलीन। ध्यान रखिएगा कि NO2 को कभी NH2 में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे अच्छा रिएजेंट जो माना जाता है वो माना जाता है SnHCl। कमेंट बॉक्स में लिखिए इस Sn की जगह कौन सा दूसरा मेटल ले सकते हैं जो कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर सकता है। सोचिएगा, लिखिएगा। अब यहां से आपने थर्ड बना लिया। अब यहीं से आपका IT एडवांस का क्वेश्चन चालू होता है, और एनिलीन के ऊपर कह रहा है कि एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन का रिएक्शन है। ध्यान से लिखिएगा, यही IT एडवांस का क्वेश्चन था। क्या कह रहे हैं? इस एनिलीन के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन का रिएक्शन है। बाद में क्या कह रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड 288 केल्विन टेम्परेचर का रिएक्शन है, फिर थर्ड एक्वस NaOH का रिएक्शन है, और यहीं से फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। तो यही जो रिएक्शंस 3 यहाँ पे लिखे हैं, उन्हीं 3 रिएक्शन को हमने यहाँ पर ले लिया। पहले इसके द्वारा रिएक्शन कराया, फिर इसके द्वारा रिएक्शन कराया, फिर इसके द्वारा रिएक्शन कराया, और यही IT एडवांस आपसे जानने की कोशिश करता है कि इस पर्टिकुलर थर्ड जो कि आपका एनिलीन था, एनिलीन के ऊपर ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बनाते हो। सोचिएगा, कहानी के अंदर एनिलीन है, एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि एक बेस का काम कर सकता था, एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता था। यहाँ पाई बॉन्ड है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिच किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्शन कर सकता था। ध्यान से देखना, एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो जल्दबाजी में बच्चा ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर को लेते हुए बेंजीन की ऑर्थो या पैरा पोजीशन में COCH3 ग्रुप को लगा देगा। लेकिन बचना है। यहाँ जो मीडियम है, ये मीडियम कैसा है? बेसिक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ मीडियम कैसा है? बेसिक है। और जो बेसिक है तो होगा क्या कि बेस इसके प्रोटॉन को खींचकर यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब ये एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस एसिटिक एनहाइड्राइड के ऊपर अटैक कर लेगा, और एसिटिक एनहाइड्राइड के ऊपर अटैक करके हमें जो फाइनली कंपाउंड देने वाला है, ये देने वाला है NH, यहाँ CO और ये CH3, जो कि हो जाएगा आपका फोर्थ। सोचो ये काम क्यों करवाया गया है? ये काम इसलिए करवाया गया है कि NH2 का प्लस बहुत ज्यादा होता है, घर में बहुत सारा पैसा दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम करें, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक जितना आसानी से कर रहा था उतनी आसानी से ना करें, इसकी रिएक्टिविटी कम करें, तो उस केस में एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन का रिएक्शन करते हैं और इस NH2 को NaCO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो कहानी में ये किरदार आया तो ये डबल बॉन्ड BC के पास लोन पेयर, इसका लोन पेयर रेजोनेंस से इधर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दैट मींस कम देना इधर होगा, दैट मींस रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी एनिलीन की रिएक्टिविटी कम करना हो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो उस केस में एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन का रिएक्शन करते हैं और उसके बाद एनिलीन को यहाँ पे एसिटेनिलाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब यहाँ से एसिटेनिलाइड में कन्वर्ट हो गया, अब इसके बाद कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है 288 केल्विन टेम्परेचर। कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है? नाइट्रेशन रिएक्शन। यहां पे तो वही लिया है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसका नेचर क्या है। क्या इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? और अगर डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा? ऑर्थोपैरा पे आएगा या मेटा पे आएगा? क्या इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल? डोनेशन मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप, विड्रॉल मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो पैसा देगा एक्टिवेटिंग, पैसा खींचेगा डीएक्टिवेटिंग। देने की वजह से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, खींचने की वजह से मेटा डायरेक्टिंग। सोचिए ए डबल बॉन्ड BC के पास लोन पेयर, दैट मींस प्लस से पैसा देगा, इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, दैट मींस इसका नीचे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो के पास स्टेरिक फैक्टर ज्यादा होगा, पैरा के पास स्टेरिक फैक्टर कम होगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब कभी एक ही प्रोडक्ट आपको लिखना है और जो एक ही प्रोडक्ट लिखना है तो मेजर प्रोडक्ट लिखिए, और जब मेजर प्रोडक्ट लिखिए तो ऑर्थो पे स्टेरिक फैक्टर, पैरा पे स्टेरिक फैक्टर कम, इसलिए हमें जिस प्रोडक्ट को लिखना है वो आपका कौन सा हो गया? पैरा। तो दैट मीन्स आपने यहाँ पे पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगाकर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बना दिया, जो कि कंपाउंड हो गया आपका फिफ्थ। अब इसके ऊपर एक्वस NaOH का रिएक्शन, एक्वस मतलब पानी। अब कहानी के अंदर पानी है और NaOH है, मतलब बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कराई गई है। और जब बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कराई गई है तो हाइड्रोलिसिस कहाँ होगा? सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को खोजने की कोशिश करेगा, तो डेफिशिएंसी है कहाँ? यही तो है।
और जब यही है सी डबल बॉन्ड ओ के पास यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका मतलब OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। यहाँ लोन पेयर दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, बेंजीन के पास पैसा वैसे ही बहुत कम है, तो दैट मींस बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन ये कभी भी अमीर के साथ रिएक्शन तो करेगा नहीं। बस में आगे, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी नहीं है कि ये नाइट्रो की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाए और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन भी करवा दें, तो होगा कहाँ, ये एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा और बेसिक मीडियम में इसके हाइड्रोलिसिस करेगा और हाइड्रोलिसिस करके इसको बैक NH2 में कन्वर्ट कर देगा। और जो बैक NH2 में कन्वर्ट कर देगा तो उस केस में अब हमें जो मिलने वाला है, ये मिलने वाला है NH2, यहाँ मिलने वाला है NO2 और ये हो गया आपका 6th। तो दैट मींस पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन होने वाला है जो कि 6 प्रोडक्ट के रूप में आप बनाओगे। अगेन क्या बोल रहा है, SnHCl। SnHCl क्या काम करता है, रिडक्शन करता है। किसका रिडक्शन करता है, अभी हमने बताया NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना होता है तो SnHCl का यूज करते हैं। तो यहाँ NH2 है, इस NH2 को भी वो इसमें तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन इस NO2 को वो NH2 में कन्वर्ट कर देगा। और जब इस NH2 को कुछ भी नहीं किया, इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया, तो दैट मींस इस तरह का स्ट्रक्चर बना। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया 7th। कहानी के अंदर 2 NH2 आ चुका है, और जो कहानी के अंदर 2 NH2 आ चुका है, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कौन सा रिएक्शन है, सोचिए कौन सा रिएक्शन है कि when primary aromatic amine is treated with NaNO2HCl at 0 to 5 degree Celsius temperature gave diazonium salt as a product. This reaction is called as diazotization reaction. अब क्वेश्चन आया कि सर क्या केवल इसका कराएंगे या इसका कराएंगे या दोनों का कराएंगे, तो याद रखिएगा कि जब ये मेटा ये पैरा पोजीशन पे होता है तो दोनों का कराते हैं और दोनों का कराकर इस NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करते हैं। दैट मींस यहां भी होने वाला है N2Cl और यहां भी होने वाला है N2Cl। ये बन गया आपका 8। सोचिएगा मैंने क्या बोला कि जब 2 NH2 मेटा और पैरा पोजीशन पे होता है तब N2Cl में कन्वर्ट करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर कभी NH2 ऑर्थो पोजीशन पे होगा और उसका रिएक्शन अगर NaNO2HCl के द्वारा करा दें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या उस केस में भी यहां N2Cl यहां N2Cl आएगा। सोचिएगा एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर NH2 को आपने N2Cl में कन्वर्ट कर दिया, 8 बना दिया, और जो 8 बन गया इसके ऊपर वाटर हीट का रिएक्शन है, वाटर हीट का रिएक्शन है। अब होगा क्या, अब वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक करेगा और इस N2 को हटा देगा, और जब N2 को हटा देगा तो क्या लाएगा, यहां लाएगा OH और यहां भी लाएगा OH। ये बन गया आपका 9th बन गया। अब जो 9th बन गया बेटा, सोचिए यहां पे है क्या, यहां पे A डबल बॉन्ड B C ट्रिपल बॉन्ड D, और जब C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव की वजह से इस कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, और जब बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है तो वीक न्यूक्लियोफाइल वाटर भी बड़े आराम से इसके ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करके इसको हटाकर OH में कन्वर्ट कर देता है। सोचिएगा आखिर मैंने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्यों पूछा, इसलिए पूछा कि यहाँ A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, NH2 एक वीक लिविंग ग्रुप है और ऊपर से रेजोनेंस में है, ये निकलना नहीं चाहेगा। और जब निकलना नहीं चाहेगा तो इस NH2 को मैं निकालना चाहता हूं, तो एक वीक लिविंग ग्रुप को कैसे हम अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, पहले उस कन्वर्जन आपको करवाया, और जब कन्वर्जन आपने कर लिया अब जाके वाटर का अटैक कराया और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के इस लिविंग ग्रुप को हटाया और OH को लगाया, और जो OH लग गया बेटा, अब इसके बाद बोल रहा है मिथाइल क्लोराइड KOH का रिएक्शन है। सोचिए मिथाइल क्लोराइड और KOH का रिएक्शन है, मिथाइल क्लोराइड KOH, ये क्या करेगा, सोचिए KOH मतलब कि बेस है, और जो KOH एक बेस है इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, यहां नेगेटिव चार्ज बनाएगा, इधर से भी प्रोटॉन खींच कर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो इसका मतलब एक एल्कोक्साइड बन चुका है, ठीक है, फिनॉक्साइड बन चुका है, इधर भी, और फिनॉक्साइड का बनना मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का बनना, और जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो चुका है, और जब कहानी के अंदर मिथाइल क्लोराइड है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर लेगा और Cl को हटा देगा, और जब ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को हटा देते, यहां से क्या बनने वाला है OCH3, यहां भी क्या होने वाला है OCH3, और ये हो जाएगा आपका 10th। तो सोचिएगा हमको करना क्या है, इस OH को OCH3 में कन्वर्ट करना है, OH को OCH3 में कन्वर्ट करना है, जो कि आंसर क्या हो गया 10th। तो कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे IT ने पूछा,
ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन। सोचिए आपसे आईटी ने पूछा, मतलब पहले कॉमन नेम एनिलीन, पहले कॉमन नेम उसने एनिलीन दिया कि क्या आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर मालूम है या नहीं मालूम है। अगर एनिलीन का स्ट्रक्चर मालूम है तब स्ट्रक्चर को बनाओ और आगे रिएक्शन करो, लेकिन अगर एनिलीन का स्ट्रक्चर मालूम नहीं है मतलब फंस जाओगे। सोचिए इनमें उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दिया, एनिलीन, टोल्यूइन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, टोल्यूइन, मतलब नाम। तो नाम से पहले स्ट्रक्चर को बनाइए, और एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर रिएक्शन को करवाइए। कौन सा करवाइए? पहले एनिलीन जिसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा है, पहले उसकी रिएक्टिविटी कम कराइए, और जब रिएक्टिविटी कम हो गई फिर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराइए, और जब रिएक्शन हो गया फिर कैसे उसको NH2 में कन्वर्ट करोगे, बैक उस पर्टिकुलर पार्ट पर आइए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को एक वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। पहले हाईली एक्टिवेटेड जो रिंग है, इस हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स को कम एक्टिवेटेड रिंग्स में कन्वर्ट करना, और जब कम एक्टिवेटेड रिंग्स में कन्वर्ट हो गया उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हुए पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को लाना, और बैक फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करके बैक उसको NH2 में कन्वर्ट कर देना। मतलब कि अगर कोई काम सीधे तरीके से ना हो रहा हो तो पहले एक इनडायरेक्ट तरीका यूज करिए और यूज करके प्रोडक्ट तक पहुंचिए। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन आईटी ने पूछा, और मैंने कोशिश की है कि थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस को मिलाऊं और आपसे कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करूं। तो मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था समझिएगा, सोचिएगा। पहले मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैसे मैं एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे हम एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम आपसे पूछने की कोशिश करना चाहते थे। दूसरा, कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड के जनरल रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हम नाइट्रोजन चूंकि चाहिए था, तो नाइट्रोजन लाने के लिए डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है कि बेंजीन के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन करा दो, एनिलीन बना दो, बेंजीन के ऊपर NH2 का रिएक्शन करा दो, एनिलीन बना दो। तो तरीका क्या है कि पहले उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन कराइए, और नाइट्रेशन करा के NO2 ग्रुप को लाइए, और जब एक बार NO2 ग्रुप आ गया इसका रिडक्शन करा दीजिए, और रिडक्शन करा कर NH2 में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट मींस एलेनिन बना लीजिए। मतलब कि बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई रिएक्शन करा के एनिलीन नहीं बना सकते हो। एनिलीन बनाने के लिए पहले इसका नाइट्रेशन कराते हैं, और नाइट्रेशन कराकर फिर इसका रिडक्शन कराकर एनिलीन बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेंजीन से अगर एनिलीन बनाना होगा तो और कौन कौन से तरीके हैं? क्या अल्काइलेशन के हेल्प से हम एनिलीन बना सकते हैं या नहीं? क्या हेलोजिनेशन के हेल्प से एनिलीन बना सकते हैं या नहीं? अगर बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो। सोचो, एक बार एनिलीन बन गया तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करना मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हेल्प लेना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से रिएक्टिविटी को कम करना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना, फिर इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कराना, और फिर से इसको NaCO3 को NH2 में कन्वर्ट करना। फिर से जब NO2 था इस पर्टिकुलर का रिडक्शन कराना, और रिडक्शन करा के इसको भी NH2 में कन्वर्ट करना, और NH2 बन गया तो एक वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, तो दैट मींस डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराना। और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करके जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक वीक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शन हो सकता है, दैट मींस अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया तो कैसे हम OH को OCH3 में कन्वर्ट करेंगे, तो अगेन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना। सोचिएगा, क्या इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दोनों सेम है? नहीं। सब्स्टिट्यूट इसका क्या है? सब्स्टिट्यूट इसका फिनॉल नहीं है, सब्स्टिट्यूट इसका हाइड्रोक्विनोन नहीं है, सब्स्टिट्यूट इसका मिथाइल क्लोराइड है। सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट मिथाइल क्लोराइड है। ये तो आपका रिएजेंट है, ये आपका क्या है? रिएजेंट है। सोचिए कैसे आया कि बेस ने पहले प्रोटॉन खींच के नेगेटिव चार्ज बनाया, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन किया, ये क्या है? रिएजेंट है। और इस न्यूक्लियोफाइल ने मिथाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक कराया, दैट मींस मिथाइल क्लोराइड सब्स्टिट्यूट है। तो यहां मिथाइल क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट लिया है और दिखा रिएजेंट रहे हैं, और रिएजेंट को लेते हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, और मैकेनिज्म कौन सा है? SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन का कॉरेस्पॉन्डिंग ये बनाना। लेकिन यहाँ क्या है? एरोमेटिक के ऊपर रिएक्शन कर रहे हो, और जब एरोमेटिक के ऊपर रिएक्शन कर रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन डाइजोनियम सॉल्ट है, और डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर रिएक्शन करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग ये बनाया।
तो होप मैंने कोशिश किया है कि काफी सारी चीजों को मैं मिलाऊं और आपके कॉन्सेप्ट को निखारने की कोशिश करूं। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ये मेरे बुक 10 का दम, इसे आप जरूर लगाएं। इस 10 के दम में मैंने 2013 से लेकर 2025 तक के जो भी आईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का रेफरेंस लेते हुए मैंने उसकी कुछ आगे कुछ पीछे जोड़ते हुए हमने 10-10 क्वेश्चन को फ्रेम किया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से निखारता है। ध्यान रखिएगा, मैंने इस बुक के अंदर कोशिश ये किया हुआ है कि जो आईटी एडवांस के सिलेबस में है मैं केवल उन्हीं पर्टिकुलर रिएक्शन को लूं और चैप्टर की मिक्सिंग कराऊं। जो आपके सिलेबस में नहीं है उसका कोई भी रिएक्शन मैंने इस पर्टिकुलर बुक के अंदर नहीं लिया है। तो दैट मीन्स एक बहुत अच्छी तरीके से आप इस बुक को लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट को बना सकते हो और अपने अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करते हुए आईटी में जा सकते हो। ये बुक अमेजन पे अवेलेबल है, क्यूआर कोड मैंने यहाँ भी दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है। लिंक के थ्रू आप वहां पर जाइए, बुक्स को ऑर्डर करिए और बुक्स को लगाइए। इस बुक के अंदर क्वेश्चन तो है ही है, क्वेश्चन के साथ साथ इस बुक्स के अंदर इसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर तरीके से है। साथ साथ इस बुक के अंदर कुछ की नोट्स हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट को बनाना होता है और क्या चीज आपकी मेमोरी में होनी चाहिए, वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। दूसरा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं, हमारी बाउंड्री क्या है, वो बाउंड्री भी मैंने इसके अंदर डाला है। और साथ साथ कुछ कॉमन नेम जो आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछता रहता है, जैसे आपके कितने अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे जिसकी कॉन्सेप्ट हमको आने चाहिए, ये नाम हमको आना चाहिए, कितने आपके पॉलीमर्स हैं जिनका नाम हमको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, वो पर्टिकुलर भी लास्ट में मैंने यहाँ पर लिया है। तो दैट मीन्स आईटी एडवांस के लिए वो वन इनसफिशिएंट बुक है। आप इसको जरूर लगाएं और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करें और आईटी एडवांस के जर्नी को पार करें और आईटी में जाएं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मेरा नॉलेज उनके लिए भी हेल्पफुल हो। गुड लक, गुड डे।